हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 5 सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटी क्या है और ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या है। तो जब हम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी पढ़ रहे थे ना, तो मैंने बताया था कि एक कंट्री को बाहर से हमेशा यही खतरा होता है कि उस पर मिलिट्री अटैक ना हो जाए। तो जब देखो मिलिट्री अटैक हो रहा है तो वायलेंस होगा। तो इस वायलेंस क्या मतलब, हमेशा वायलेंस होता रहता है। कंट्रीज कुछ ऐसा नहीं करती जिससे इस वायलेंस को रोक सके, इस खतरे को टाल सके, इस खतरे को हटा सके। तो हाँ, ऐसा कंट्रीज ने रिकग्नाइज किया है कि वायलेंस को लिमिट करने के लिए ना कॉपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कॉपरेट करती हैं कंट्रीज। तो क्या है, कंट्रीज का ये मानना है कि किसी भी कंट्री को राइट रीजंस के लिए ही वॉर करने चाहिए। कैसे राइट रीजन? मान लो एक कंट्री है, उसने दूसरे कंट्री पे अटैक कर दिया, तो वो दूसरे जो कंट्री है वो पहले हर कोशिश करे उस वॉर को रोकने के लिए। लेकिन फिर भी अगर वॉर शुरू हो ही गया है तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो वॉर करे। या फिर कहीं पर मास किलिंग्स हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है, लोग बहुत ही ज्यादा, पूरी कम्युनिटी खत्म कर दी जा रही है, बहुत ज्यादा लोगों को मारा जा रहा है, तो वहां लोगों को उस जेनोसाइड से बचाने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कंट्री को वॉर करना चाहिए। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि एक कंट्री को वॉर करना ही कब है, जब उसके पास राइट रीजन हो। ऐसे ही सीधा वॉर के लिए नहीं जाना चाहिए। दूसरा, कंट्रीज का ये भी मानना है कि उन्हें अवॉइड करना चाहिए क्या, किलिंग और हर्टिंग। एक वॉर, जब वो वॉर में जा रहे हैं तो वो किसी भी नॉन कॉम्बैटेंट्स या अनआर्म्ड पर्सन्स को ना मारे। वो इंसान जिसके पास कोई भी वेपन नहीं है, निहत्थे हैं, उनको ना मारे। नॉर्मल लोग जो है, मेन विमेन जो कि वॉर लड़ भी नहीं रहे हैं, उनको नहीं मारना चाहिए। ऐसा भी कंट्रीज का मानना है। कंट्रीज का ये भी मानना है कि किसी भी केस में फोर्स जो है, फोर्स का तभी इस्तेमाल हो जब कोई अल्टरनेटिव और बचा ही नहीं। सारे जो अल्टरनेटिव थे वो फेल हो गए, हमने सारी चीजें करके देख ली, लेकिन फिर भी वॉर रुक ही नहीं रहा, वॉर रुकने नहीं वाला, वॉर टलने नहीं वाला। तभी कोई कंट्री फोर्स का यूज करे, तभी कोई कंट्री जो है वॉर करे। नहीं तो किसी भी कंट्री को वॉर नहीं करना चाहिए, फोर्स का यूज नहीं करना चाहिए। कॉपरेट करने के लिए कंट्रीज जो है ऐसा मानती है कि सबसे पहले वॉर हमेशा राइट रीजन के लिए हो, और दूसरा कि किसी भी और आदमी, जैसे नॉर्मल लोग हो गए या फिर जो निहत्थे लोग हो गए जिनके पास वेपन नहीं है, उनको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहिए वॉर में। तो ये तो हमने देखा कि कॉपरेशन के लिए कंट्रीज क्या कर रही है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि बस यही 2 स्टेप है, और भी बहुत सारे अदर फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसमें 3 कॉपरेशन के बारे में बात की जाएगी बुक में। पहला है डिसआर्मेंट, दूसरा है आर्म्स कंट्रोल, और तीसरा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। तो सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, डिसआर्मेंट की। डिसआर्मेंट एक्चुअली में है तो है क्या? तो डिसआर्मेंट का मतलब है कि कुछ टाइप ऑफ वेपन्स जो है वो कंट्रीज को देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। मतलब अब वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और जब प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती, बना ही नहीं सकती, तो अपने पास रख भी नहीं सकती है, उसको बैन कर दिया जाता है। यही है डिसआर्मेंट। और इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, 1972 में हुआ था बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, और 1992 में हुआ था केमिकल वेपन कन्वेंशन, कि इस टाइप के वेपन जो है वो बैन कर दिए गए थे इस टाइम में, और कहा गया था कि ना ही आप इसे बना सकते हैं और ना ही इसे अपने पास रख सकते हैं। अब 155 से भी ज्यादा कंट्रीज जो है उन्होंने बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को जो है मान लिया था और उसको फॉलो किया था, और 181 कंट्रीज ने जो है केमिकल वेपन कन्वेंशन को जो है मान लिया था। उसमें क्या है, ग्रेट पावर्स भी थी। लेकिन ये जो ग्रेट पावर्स या फिर सुपर पावर्स थी उस टाइम पे, रशिया और उसके साथ जो 14 कंट्रीज थी जो कि यूएसएसआर था और यूएसए, ये लोग तीसरे टाइप का वेपन नहीं देना चाहते थे जो कि मास डिस्ट्रक्शन वाला वेपन था। और कौन सा वेपन था वो था न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है इससे। कहते हैं ना, एक कंट्री जो है वो न्यूक्लियर पावर बन गई। तो वो लोग ये वेपन नहीं देना चाहते थे। तो ये वेपन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आर्म्स कंट्रोल किया, जो कि है दूसरा कंपोनेंट। तो आर्म्स कंट्रोल क्या होता है?
आर्म्स कंट्रोल का मतलब है टू रेगुलेट द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन। एक वेपन को कौन बनाएगा और किनके हाथों में होगा, इसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ये आर्म्स कंट्रोल है। इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM ट्रीटी हुई थी किसके बीच में, यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में 1972 में, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल को आप डिफेंसिव शील्ड के रूप में यूज नहीं कर सकते थे। इससे क्या हुआ, इसने ऐसा बैन नहीं कर दिया आपको कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल भी बनेगी ही नहीं, पोजेशन भी नहीं होगा, इसने बस लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो रोक दिया था। और हमने देखा कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रीटीज हुए हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी 2, जिसे SALT 2 भी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी जिसे START भी कहते हैं, और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968। ये क्या था, NPT, इसे NPT भी कहते हैं। NPT में क्या था कि 1967 से पहले जिन कंट्रीज ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया है वो कंट्रीज अपने पास न्यूक्लियर वेपन रख सकती है, लेकिन अगर 67 तक किसी ने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया तो उसके बाद वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगी, उसे राइट नहीं दिया जाएगा न्यूक्लियर वेपन बनाने का। तो इससे क्या हुआ, इस ट्रीटी ने न्यूक्लियर वेपन को हटाया नहीं बल्कि लिमिट कर दिया कि कितनी कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो है अपने पास में रख सकती है, उसे बना सकती है। यही था आर्म्स कंट्रोल, कि ये किसी चीज को बैन नहीं करता था बल्कि लिमिट कर देता था कि बस इतने ही लोग जो है इस वेपन को अपने पास रख सकते हैं, इतनी ही कंट्रीज रख सकती है, सब नहीं रख सकते। यही था दूसरा कंपोनेंट। और फिर हम बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की। तीसरा कंपोनेंट था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिससे क्या होता है, हम वायलेंस को लिमिट कर सकते हैं। ये भी कॉपरेशन का ही एक फॉर्म है। इसमें क्या होता है, कंट्रीज जो कि आपस में दुश्मन है, उन कंट्रीज के जो आर्मी वाले हैं वो मिलते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन, अपने जो आइडियाज है वो शेयर करते हैं। कैसे आइडिया, वो बताते हैं एक दूसरे को कि हमारे मिलिट्री इंटेंशन क्या है, हम कोई भी सरप्राइज अटैक नहीं करने वाले, एक पॉइंट तक अपने मिलिट्री प्लान भी बताते हैं। इससे वो क्या इंश्योर कर रहे होते हैं, वो सामने वाले को ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि देखो हम कोई भी सरप्राइज अटैक नहीं कर रहे, हम वॉर के लिए नहीं जा रहे, तो तुम भी इस गलत फहमी के लिए वॉर में मत चले जाना कि देखो सामने वाली कंट्रीज हो सकता है हम पे वॉर करे, इसलिए मैं वॉर में जा रहा हूँ, इस गलत फहमी में वॉर में मत जाना। यही इंश्योर किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मतलब एक ऐसा तरीका है जहां पर दोनों जो कंट्रीज राइवल होती है उनके आर्मी मिलते हैं और एक दूसरे के साथ अपने इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज जो है शेयर करते हैं, ताकि कोई भी वॉर में बस इसी बात को बिलीव करके ना चला जाए कि सामने वाली कंट्री जो है हो सकता है हम पे कभी भी वॉर कर दे। तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से वेज थे, 3 वेज बताए मैंने, डिसआर्मेंट, आर्म्स कंट्रोल और तीसरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। तो अगर मैं इस ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी को सम अप करना चाहूँ ना, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बुक में लिखी हुई है, जो कि आप आंसर में भी लिख सकते हो कि फोर्स इज बोथ द प्रिंसिपल थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कि ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में ना एक कंट्री को खतरा भी फोर्स से ही होता है और एक कंट्री अपनी सिक्योरिटी, अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करती है, फोर्स से ही महसूस करती है। एक कंट्री है, उसको बाहर से किस चीज का खतरा है, कोई मिलिट्री अटैक न कर दे, और बाहर के मिलिट्री अटैक से बचेगी कैसे, अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी कि हमारी मिलिट्री इन रिटर्न में जो है उनको जवाब देगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स ही थ्रेट भी है और फोर्स से ही हमको फोर्स ही हमारी सिक्योरिटी भी है, उससे ही हम सुरक्षित भी फील कर रहे हैं। ये दोनों चीज हमको ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में ही देखने को मिलती है। अभी तक हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, अब पढ़ने वाले हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। कि नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या है। देखो, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में मैंने क्या कहा था, एक कंट्री को किससे खतरा है, मिलिट्री अटैक से खतरा है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में मैं कहती हूँ कि एक कंट्री को सिर्फ मिलिट्री से खतरा नहीं है, बहुत सारी चीजों से खतरा है। उसे डिजीज जो आजकल फैल रही है, जो पूरे दुनिया में फैल जाती है, जैसे कोविड-19, इससे भी खतरा है। उसे ग्लोबल वार्मिंग से भी खतरा है, उसे टेररिस्ट से भी खतरा है। तो जो मिलिट्री अटैक है उसको छोड़कर और जो नए सारे अटैक
जो हमने देखे हैं, जो नए टाइप के हमें खतरे देखने को मिल रहे हैं, जो न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट है, उनसे भी एक कंट्री को खतरा है। उन न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल में, तो हम ये भी पूछते हैं कि आपको किसको सिक्योरिटी देनी है। तो जब भी सिक्योरिटी की बात होती है कि सिक्योरिटी किसके लिए, तो वहां पे हमेशा ये आंसर किया जाता है कि सिक्योरिटी होगी एक कंट्री के लिए। लेकिन जब हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जब पूछा जाता है कि एक्चुअल में सिक्योरिटी किसके लिए, तो यहाँ पर कहा जाता है कि सिक्योरिटी एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंसान की सिक्योरिटी हो, पूरे मैनकाइंड को बचाना है। यहाँ पर जो है एक ह्यूमन की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक कंट्री की सिक्योरिटी से। अब ऐसा क्यों, वो आगे पढ़ते। तो हम यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। एक है ह्यूमन सिक्योरिटी, दूसरा है ग्लोबल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में। तो ह्यूमन सिक्योरिटी क्या कहता है? ह्यूमन सिक्योरिटी कहता है कि लोगों को बचाना है स्टेट से ज्यादा। अब ये बहुत अटपटी सी बात लग रही होगी कि स्टेट से ज्यादा, एक कंट्री से ज्यादा लोगों को बचाना है। अगर एक कंट्री सेफ है तो नॉर्मली सीधी सी बात है कि लोग भी सेफ होंगे। फिर ऐसा क्यों लिखा है कि लोगों को बचाना है एक स्टेट से ज्यादा? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि स्टेट सेफ है तो लोग भी सेफ है। देखो, एक स्टेट का काम, एक कंट्री का काम क्या होता है? बाहर के किसी भी अटैक से अपने लोगों को बचाना। एक कंट्री ने बाहर के फॉरेन अटैक से, मिलिट्री अटैक से अपने लोगों को बचाया तो लोग सुरक्षित हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि पिछले 100 साल में जितना कि फॉरेन अटैक से एक कंट्री के लोग नहीं मरे, उससे ज्यादा कंट्री की खुद की गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों को मार दिया। तो क्या यहाँ पे लोग सुरक्षित हैं? नहीं है। तो यही बताया गया है कि एक कंट्री की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा बहुत टाइम पर एक ही चीज लगती है, लेकिन कई बारी ये दो अलग अलग चीजें होती है। इसीलिए हमारा मानना है कि लोगों को बचाना है, लोगों की सिक्योरिटी, लोगों का प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर प्राइमरी गोल क्या है ह्यूमन सिक्योरिटी का? यही कि इंडिविजुअल को बचाना है, लोगों को बचाना है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि किससे बचाना है? वायलेंट थ्रेट से बचाना है। अब देखो, जब हम ह्यूमन सिक्योरिटी पढ़ते हैं उसमें भी ये पढ़ते हैं कि लोगों को किससे बचाना है। तो उसमें 2 टाइप के कंसेप्ट होते हैं, एक होता है नैरो कंसेप्ट, एक होता है ब्रॉड कंसेप्ट। तो जो नैरो कंसेप्ट है ना, जो नैरो कंसेप्ट को पढ़ते हैं या समझते हैं, वो नैरो कंसेप्ट वाले लोग कहते हैं कि लोगों को किसी भी वायलेंस से बचाना है, किसी भी वायलेंट थ्रेट से बचाना है, मिलिट्री अटैक से बचाना है, ऐसा वो लोग कहते हैं। जैसे कोफी अनन ने भी कहा था कि कम्युनिटीज को, लोगों को जो है, पूरे ह्यूमन काइंड को जो है वो वायलेंस से बचाओ आप। ये था नैरो कंसेप्ट। जो लोग ब्रॉड कंसेप्ट पढ़ते हैं वो लोग कहते हैं कि वायलेंस से तो बचाना ही बचाना है, लेकिन सिर्फ वायलेंस से नहीं बचाना। वायलेंस के साथ साथ हंगर, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर, इनसे भी बचाना है। क्योंकि जितने लोग फॉरेन अटैक में नहीं मारे जाते, जितने लोग वायलेंस में नहीं मारे जाते, उससे भी ज्यादा लोग डिजीज से मारे जाते हैं। वहां पर गरीबी से भी मारे जाते हैं। कई बारी नेचुरल डिजास्टर आता है तो उससे मारे जाते हैं। कोई बीमारी फैल जाती है, कोविड-19, उससे मारे जाते हैं। भूखमरी से मारे जाते हैं। तो ये चीजें भी तो थ्रेट ही है एक इंसान की सिक्योरिटी को। तो क्या एक इंसान को सिर्फ वायलेंस थ्रेट से मत बचाओ, बल्कि उसे हंगर, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर, इससे बचाओ। अगर इससे भी ज्यादा ब्रॉड वे में पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि एक इंसान को इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन वो सबसे ज्यादा ब्रॉड वे हो गया। हमें सिर्फ 2 चीजें याद रखने की जरूरत है कि प्राइमरी गोल क्या होता है ह्यूमन सिक्योरिटी का, कि एक इंसान को बचाना है, एक इंसान को सेफ रखना है। और इसमें भी 2 कंसेप्ट क्या होते हैं? नैरो कंसेप्ट कहता है कि वायलेंट थ्रेट से बचाओ, और ब्रॉड कंसेप्ट कहता है कि हंगर, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर, इनसे भी बचाओ। अब पढ़ते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी, इसके बारे में। तो ग्लोबल सिक्योरिटी ये टर्म जो है वो यूज में कब आने लगा था? 90s के टाइम पे, मतलब 1990s के टाइम पे हमने देखा था कि ये थोड़ा राइज में आने लगा था। ग्लोबल सिक्योरिटी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स। ऐसे थ्रेट जो कि सारी कंट्रीज एक साथ फेस कर रही हैं,
और उसमें एक कंट्री कुछ भी करेगी तो हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ ऐसे थ्रेट होते हैं जहां पे सारी कंट्रीज को साथ में आके कोऑपरेट करना पड़ता है, साथ में आके कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं, तभी हमें कुछ जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि डिजीज, ग्लोबल वार्मिंग, अब कोविड-19 फैला था तो ऐसा थोड़ा था कि बस इंडिया ने ही जो स्टेप्स लेने थे वो लिए और किसी कंट्रीज ने नहीं लिए, सारी कंट्रीज ने मिलकर जो है स्टेप्स लिए, इसीलिए जो है हम कोविड-19 को हरा सके। तो ऐसे ही कुछ जो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि ग्लोबल होते हैं अपने नेचर में, पूरी देश के साथ साथ पूरी वर्ल्ड उसको फेस कर रही है, तो वहां पे कंट्रीज को साथ में मिलकर जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो हो सकता है कि कुछ लोगों की गलती का खामियाजा कुछ और लोग भुगत रहे हो, कि गलती तो वैसे सबकी थी लेकिन भुगत कोई और ही रहा है। जैसे हमें बताया गया है एक एग्जाम्पल देकर कि अगर एक सी लेवल राइज हो, मतलब कि एक सी का जो लेवल है वो बढ़ जाए 1.5 या 2.0 इतना बढ़ जाता है अगर एक सी का लेवल, तो क्या होगा, उससे इतना बड़ा खतरा वो बन जाता है कि लगभग 20% जो है बांग्लादेश का वो डूब जाएगा। अब देखो सी लेवल राइज होने में तो बहुत सारी कंट्रीज जो है उन्होंने गलती की होगी, सबका इसमें कहीं ना कहीं हाथ है, लेकिन फिर भी इसका खामियाजा कौन झेल रहा है, बांग्लादेश का एक 20% वाला एरिया, मतलब कि बांग्लादेश ही तो इसका खामियाजा भुगत रहा है। हो सकता है बांग्लादेश की भी गलती हो, लेकिन वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज जो है उनकी वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन फेस किसको करना पड़ रहा है, कुछ ही कंट्रीज को करना पड़ रहा है। इसीलिए ग्लोबल सिक्योरिटी में सारी कंट्रीज को मिलकर कोई एक्शन लेना पड़ता है ताकि वो खतरे को जो है टाल सके। अब मैंने ये बताया था कि जब भी हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो हम वहां पे क्या देखते हैं कि वायलेंस से भी ज्यादा लोगों को और चीजों से बताना है, और चीजों से कैसे बचाना है, और कौन कौन सी नई चीजें हैं, कौन से नए नए थ्रेट हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है टेररिज्म। टेररिज्म क्या है? टेररिज्म मतलब कि एक पॉलिटिकल वायलेंस। यहाँ पर जो कुछ लोग होते हैं वो फोर्स का यूज करते हैं लोगों को डराने के लिए, लोगों को टेरराइज करते हैं, मासूम लोगों की जान लेते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डराते हैं, उसमें वो एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज पर जो है अटैक करते हैं, और जो लोगों को वो डराते हैं ना, तो लोगों को अनहैप्पीनेस को वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक वेपन की तरह यूज करते हैं। आतंकवादी क्या करते हैं? यही तो करते हैं, दूसरे कंट्री में घुस गए छुपके से, लोगों को मार दिया, लोगों को मारने के बाद गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करने लगते हैं, तो लोगों की अनहैप्पीनेस को ही तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक वेपन की तरह यूज करते हैं, यही बताया गया है। अब कैसे वो लोग टेररिज्म करते हैं? देखो, कई बारी प्लेन हाईजैक कर लिया जाता है, कई बारी पब्लिक प्लेसेस पर या क्राउडेड प्लेसेस पर बॉम्ब्स रख दिए जाते हैं। आपने भी सुना होगा कि कहीं पर अगर अनजान जगह पर आप गए हैं या वैसे भी कहीं पर गए हैं और कोई पब्लिक प्लेस है, वहां पर कोई अनजान चीज रखी है तो सीधा कहा जाता था कि इसे मत छुएं, इसमें बॉम्ब हो सकता है या कोई ऐसी चीज हो सकती है। तो ये सब टेररिज्म का ही एग्जाम्पल है। इसका एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, यहाँ पर टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था। तब से और ज्यादा जो कंट्रीज है वो टेररिज्म पर ध्यान देने लगी। तो ये था टेररिज्म। अब पढ़ते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो ह्यूमन राइट्स कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट में क्या आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है। एक होता है इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, और एक होता है राइट्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल एंड इंडिजीनियस माइनॉरिटीज और एथनिक माइनॉरिटीज, मतलब माइनॉरिटी के जो राइट हो गए, या फिर जो जिन पर कॉलोनी बना ली है कुछ कंट्री ने, तो वो जो कॉलोनी बन गई है वो कंट्री, उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके कुछ राइट होंगे। अब देखो, ये तो हमें पता है कि कौन से 3 टाइप के ह्यूमन राइट होते हैं, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं है कि कौन से ऐसे ह्यूमन राइट है जो यूनिवर्सल है, यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे कि साउथ अफ्रीका के लोगों को भी वही राइट है, इंडिया के लोगों को भी वही राइट है, अमेरिका के लोगों को भी वही राइट है। मतलब कुछ ऐसे राइट जो कि दुनिया में रह रहे सारे लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे, वे ह्यूमन राइट्स। ऐसे कोई राइट्स हैं, इस पर अभी तक सहमति बनी ही नहीं है कंट्रीज के बीच में। दूसरा, ये भी नहीं पता कि अगर कहीं पर लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जाएंगे, डिनाई कर दिए जाएंगे उनके राइट्स, तो फिर उसमें यूएन क्या करेगा।
देखो 1990s में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए थे, जैसे इराक ने इन्वेड किया था कुवैत को, जेनोसाइड मास किलिंग्स हो रही थी रवांडा में, इंडोनेशिया मिलिट्री किलिंग्स ऑफ पीपल इन ईस्ट टिमोर। तो ये सब हमने उस टाइम पे कुछ ऐसे डेवलपमेंट थे जो देखा था, जहाँ पे लोगों को उनके ह्यूमन राइट जो है वो दिए ही नहीं जा रहे थे, उनके राइट्स उन्हें डिनाई किए जा रहे थे। तो वहां पर यूएन का क्या रोल रहा, तो हमने देखा कि लगभग वहां पर यूएन जो है वो इनइफेक्टिव ही रहा। कुछ कंट्री जो है उनका मानना है कि यूएन का कहना है कि भाई जब भी आप देखो कि कहीं पर वायलेंस हो रहा है, मास किलिंग्स हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है, तो आपको जो है वेपन उठाने चाहिए, आपको फोर्स का यूज करना चाहिए उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वहीं पे कुछ कंट्रीज जो अदर कंट्रीज है उनका ग्रुप कहता है कि यूएन वहीं पर काम करेगा जहां पर पावरफुल कंट्रीज चाहेंगी। अगर पावरफुल कंट्रीज चाहेंगी कि इस फील्ड में, इस जगह पर या इस सिचुएशन में यूएन कुछ भी ना करे, तो यूएन फिर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर दो टाइप के ओपिनियन देखने को मिलते हैं। और भी टाइप के थ्रेट थे जो हम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।